चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। चलिए, तो चलिए हम लोग पहले पीछे का जिक्र करते हैं कि पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पीछे हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो वेव ऑप्टिक्स में हमने देखा था कि जिसमें आपका वेव ऑफ लाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोमेनन को प्रदर्शित करता है, उसे हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। फिर आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्लियर। और इसके बाद जब आप देखेंगे तो इसमें हम लोग पढ़े थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहलाता है, वेव फ्रंट एंड हाइजेंस थ्योरी। वेव फ्रंट क्या था? वेव फ्रंट आपका था द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट तीन प्रकार का होता है, एक को स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं, दूसरे को सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं, और तीसरे को लीनियर वेव फ्रंट कहते हैं। तो तीनों का डेफिनेशन, वेव फ्रंट क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग देखे हुए थे। फिर आपने देखा था इंपॉर्टेंट पार्ट्स में हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता था, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इन वेव ऑप्टिक्स। तो हाइजेंस प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि एवरी वेव फ्रंट हैज एबिलिटी टू मेक न्यू वेव फ्रंट, मतलब प्रत्येक वेव फ्रंट नया वेव फ्रंट बनाने की क्षमता रखता है। दूसरा था टू फॉर्म एवरी वेव फ्रंट इट टेक्स इक्वल टाइम, कि प्रत्येक वेव फ्रंट को बनने में लगा समय बराबर होता है, क्लियर। और इसके बाद आपने देखा था रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, कि हमने वेव थ्योरी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया था। रिफ्लेक्शन और प्रूव करने का मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या था आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब हमने आई इज इक्वल टू आर प्रूव कर दिया, तो जो कि आपका क्या था? विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो परावर्तन का नियम है। चलिए, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, क्लियर। क्या बोले हम लोग? कि रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, कि रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, कि तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन, कि आपका वेव थ्योरी के आधार पर अपवर्तन को प्रूव करना है, रिफ्रैक्शन को प्रूव करना। और रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव होगा? तो इसका भी सेकेंड लॉ क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर, अगर आप म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर प्रूव कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी को प्रूव कर दिया ना। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये देखें, ये आपका एक प्लेन है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। एक आपका रेयर मीडियम है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा डेंसर मीडियम है, क्लियर। चलिए, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप देखें कि इस तरीके से आपका एक वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट होती है, क्लियर। अब यहां से 3 परपेंडिकुलर रेज, तो ये आपका फर्स्ट रे, दिस वन सेकेंड रे, ये थर्ड रे। तो ये आपका 3 परपेंडिकुलर रेज इस वेव फ्रंट ए बी पर इंसिडेंट होती है, क्लियर। अब आप देखें कि टी समय में लाइट, तो टी समय में लाइट इस बी से कहाँ पहुंच जाएगी? तो बी से ए डैश पर पहुंच जाएगी, तो ये आपका ए डैश पे पहुंच जाती है। और अगर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम c1 है, तो बी ए डैश कितना होगा? c1 इंटू टी। तो इस तरीके से ये आपका निकल जाएगा c1 इंटू टी, क्लियर। आप समझ रहे होंगे यहां पर क्या बनेगा? तो इस तरीके से एक आपको यहां पर नॉर्मल, फिर यहां पर क्या होगा? तो ये आपका बना नॉर्मल, क्लियर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं,
तो जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरीके से ये मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से ये झुक जाएगी और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना आपका बनेगा और। नाउ यहां से देखें इस पॉइंट से ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये रिफ्रैक्टेड रे भी टी टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर आप मान लो कि इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है c2, तो ये आपका दिस वन बी डैश, क्लियर। तो ये बी डैश और ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, तो c2 इंटू टी। और जब इस पॉइंट को आप मिला देंगे तो ये आपका न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि ए डैश बी डैश क्या हुआ, इट इज ए न्यू वेव फ्रंट, अब ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई होगा, और ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर। चलिए, तो इस तरीके से हम फिगर ड्रॉ कर देंगे। चलिए तीसरा लाइन भी खींच दीजिए। ये इस तरीके से इंसिडेंट होगी और ये यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल बनेगा और ये इस तरीके से आपकी लाइट चली जाएगी, क्लियर। तो चलिए इस फिगर को आप समझे होंगे, फिर हम एक बार ड्रॉ करते हैं। देखें आपका ये आपका एक्स वाई, चलिए एक्स वाई एक प्लेन है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। इस पर ए बी एक वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है और 1 2 3 आर 3 परपेंडिकुलर रेज इंसिडेंट ऑन ए बी। बी से लाइट टी टाइम में ए डैश पर पहुंच जाती है, तो बी ए डैश क्या हो गया, बी ए डैश हो गया C1t, और यहां से ए से रिफ्रैक्टेड रे टी टाइम में बी डैश पर पहुंच जाती है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, C2 इंटू टी। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट सारा चीज आप मान लीजिए, लेट एक्स वाई ए प्लेन विच सेपरेट्स, ए प्लेन विच सेपरेट्स टू मीडियम, ए प्लेन विच सेपरेट्स टू मीडियम, एक समतल जो दो माध्यम को विलग करती है, मतलब अलग करती है, क्लियर ना। देखिए तो ये आपका हो गया ए प्लेन विच सेपरेट्स टू मीडियम, जो दो माध्यम को सेपरेट करती है। नाउ C1 ले लीजिए, C2 मान लीजिए। तो C1 क्या है, C1 है आपका वेलोसिटी ऑफ एयर, कि वेलोसिटी ऑफ एयर इन रेयर मीडियम, कि वेलोसिटी ऑफ एयर इन रेयर मीडियम, विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम में प्रकाश का, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग C2, वेलोसिटी ऑफ एयर इन डेंसर मीडियम, कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग, क्लियर। नाउ म्यू क्या आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक, क्लियर। नाउ आई आप जानते हैं, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन कौन, क्लियर। इसके बाद हमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि डिस्क्राइब हम कैसे करेंगे। तो नाउ देखिए यहां पर लिखते हैं कि एक्स वाई इज ए प्लेन, एक्स वाई इज ए प्लेन विच सेपरेट,
which separate two medium, कि which separates two medium, कि x y is a plane which separates two medium, a wave front AB, a wave front AB, AB incident on it, 1 2 3, 1 2 3 are three perpendicular rays, to 3 are three perpendicular rays, incident on AB, clear? तो अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल, every point of AB, every point of AB is a source of secondary wave front, clear? कि लाइट रे फ्रॉम B reach to A dash in time t, कि reach to A dash in time t। कहने का मतलब हुआ कि अब लाइट रे क्या हुआ, B से A डैश पर पहुंच जाती है, कितने टाइम में, T टाइम में। देन आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज B A डैश, तो B A डैश इक्वल टू आपको हो जाएगा C1 इंटू टी, क्लियर? तो ये आपको हो गया सिमिलरली, कि सिमिलरली इन द सेम टाइम, the refracted ray from A reach to B dash, क्लियर? तो उसी टाइम में A से रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पहुंच जाती है, B डैश पर पहुंच जाती है, जिससे आपको मिल जाएगा दिस इज ए बी डैश, और ये कितना हो जाएगा, ए बी डैश इज इक्वल टू C2 इंटू टी, क्लियर? सो A डैश B डैश इज ए न्यू वेव फ्रंट। तो A डैश B डैश आपका क्या है, एक न्यू वेव फ्रंट है, क्लियर? तो चलिए प्लीज आप यहां तक राइट करें, फिर हम आगे की ओर देखते हैं। ओके, प्लीज राइट। क्लियर? तो ये आपका होगा सिमिलरली इन टाइम t, इन द सेम टाइम द रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम A रीच टू B डैश, A B डैश इज इक्वल टू C2 इंटू टी, सो A डैश B डैश इज ए न्यू वेव फ्रंट। तो चलिए इधर हम रब कर रहे हैं। चलिए फिनिश्ड। तो इस तरीके से ये आपका फिनिश हुआ ना। आप देखें कि अगर आप हिंदी में लिखें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक प्लेन है, एक समतल है जो दो माध्यम को अलग करती है, कि एक्स वाई एक प्लेन है जो दो माध्यम को अलग करती है।
तरंगाग्र ए बी, तरंगाग्र ए बी, तरंगाग्र ए बी इस पर ए बी आपतित होती है तीन लंबवत किरण, 1 2 3 तरंगाग्र ए बी पर आपतित होती है, तरंगाग्र ए बी पर आपतित होती है। क्लियर? तरंगाग्र ए बी पर आपतित होती है हाइजन के सिद्धांत, हाइजन के सिद्धांत के अनुसार कि वेव फ्रंट तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए तरंगाग्र का क्या होता है? तो नए तरंगाग्र का स्रोत होता है। क्लियर? प्रकाश किरण B से T समय में कहाँ पहुंचती है? A डैश पर पहुंच जाती है, और ये अगर A डैश पर पहुंच जाती है तो BA डैश बराबर क्या हो जाएगा? C1 इंटू टी। BA डैश क्या बनेगा आपका? C1 इंटू टी। नाउ अगेन आप देखें यहां से कि उसी समय में सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण T समय में A से कहाँ पहुंच जाती है? B डैश पर पहुंच जाती है। क्लियर? तो ये आपका B डैश पर पहुंच जाती है, इसलिए आपका यहां भी क्या हो जाता है? AB डैश, और ये आपको बन जाता है C2 इंटू टी। और A डैश B डैश एक नया तरंगाग्र बन जाता है। A डैश B डैश एक नया तरंगाग्र बन जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हुआ। नाउ अब देखिए, हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल आप जानते हैं ये कितना होता है? ये 90 डिग्री है। तो देखें, फ्रॉम ट्रायंगल A डैश, तो ये आपका बनेगा फ्रॉम ट्रायंगल A डैश। क्लियर? तो A B A डैश में अगर हम लोग लें यहाँ पर साइन आई, तो ये साइन आई बराबर क्या होगा? तो ये साइन आई बराबर हो जाएगा P/H। तो देखें इसका P कौन सा है? BA डैश। तो ये आपका हो गया BA डैश बाई कितना होगा? हाइपोटेन्यूस AA डैश। तो ये निकल जाएगा AA डैश, जिसे आप लिख सकते हो C1T बाई क्या होगा? AA डैश। अगेन आप देखें यहाँ से कि फ्रॉम ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आप लें तो ये यहाँ पर 90 होगा, और आप ले सकते हैं A डैश B डैश। तो फ्रॉम ट्रायंगल A डैश B डैश, अगेन आप ले लो साइन R। तो ये जब साइन R लेंगे तो P/H, अगेन क्या होगा? AB डैश। तो ये आपको निकल गया AB डैश बाय AA डैश। अगेन ये आपका हो जाएगा C2 इंटू टी, और ये आपका निकल गया AA डैश। क्लियर? अच्छी तरीके से समझ रहे हैं? नाउ देखें, अब हम कर रहे हैं साइन आई, कि साइन आई बाय साइन आर। चलिए दोनों को डिवाइड कीजिए। तो जब आप साइन आई बाय साइन आर करेंगे तो साइन आई कितना है? तो ये साइन आई है C1T बाय AA डैश बाय कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा C2T बाय AA डैश।
ए डैश, ये ए डैश कैंसिल, और ये हमें बच रहा है C1/C2। C1/C2 मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर इन रेयर मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ एयर इन डेंसर मीडियम। और दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोनों के रेशियो को कहते हैं म्यू। तो ये आपका इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा, जहां से हम लिख सकते हैं कि दिस इज sin I बाय sin R, इट इज इक्वल टू म्यू, विच इज स्नेल्स लॉ। कि विच इज स्नेल्स लॉ, कि ये आपका स्नेल का नियम है। तो यही आपका स्नेल का नियम है, और इस तरीके से आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ हो जाता है। सिंपल। अगर आप भाषा अच्छी तरीके से लिख लें तो भाषा लिखने के बाद कुछ नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल लें, ए बी, ए डैश, साइन आई निकाल लें, और यहाँ से आप ट्रायंगल लें ए डैश, बी डैश, फिर यहाँ भी आप साइन आर निकाल लें, दोनों को डिवाइड कर दें, ए डैश कैंसिल हो जाएगा, C1/C2 बच जाएगा, और C1/C2 म्यू के बराबर होता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर? तो चलिए प्लीज राइट। चलिए ओके कंप्लीट। चलिए रब कर दें। तो चलिए इसे रब करते हैं। चलिए ओके। ना हम लोग देखें कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो चलिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आप बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं। तो चलिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है अध्यारोहण, कि अध्यारोहण का सिद्धांत। क्लियर? तो सिंपली क्या होता था? वेक्टर सम। तो ये भी कहता है कि अगर एक वेव दूसरे वेव पर सुपर इम्पोज होती है तो एक नया वेव बनता है, जिसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट, वो सारे के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है, वेक्टर सम के बराबर होता है। क्लियर? तो चलिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है when two or more light waves, when or two or more light waves are superimposed, they are superimposed with each other, then a new wave front, new wave is formed, whose displacement is equal to the vector sum of displacement of each wave। क्लियर?
तो ये कहता है जब दो या अधिक प्रकाश तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो एक नया वेग कि जब दो या अधिक प्रकाश तरंग एक दूसरे पर आरोपित होती है तो एक नया प्रकाश तरंग बनता है जिसका विस्थापन प्रत्येक तरंग के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका y नेट डिस्प्लेसमेंट है तो पहले का y1, दूसरे का y2, तीसरे का y3 एंड क्या हो जाएगा एंड सो ऑन। तो जितने भी लाइट वेव रहती हैं उसे हम वेक्टर सम में जोड़ देते हैं। क्लियर? तो नाउ देखें, यह हुआ कि टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन की ये कितने प्रकार की होती है। तो ये आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन। टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब अध्यारोहण के प्रकार। तो अध्यारोहण के प्रकार में सबसे पहला आपका आता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और दूसरा आपका होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को हम लोग समपोषी अध्यारोहण कहते हैं। समपोषी अध्यारोहण, और इसे हम लोग कहते हैं अविनाशी अध्यारोहण। क्लियर? तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्लियर? तो चलिए इसे भी राइट करें। ओके, तो चलिए इसे हम रब करते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए ओके, ना देखें यहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कि ना आपका होगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो समपोषी अध्यारोहण। क्लियर? तो ये कहता है आपको कि अगर आपका लाइट वेव एक ही डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होती है, कि दो लाइट वेव है या उससे ज़्यादा है और सारा लाइट वेव एक ही डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहते हैं। कि जैसे आप देखें यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपका हम पहला वेव ले रहे हैं। अगर वेव है तो क्या होगा? हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, इस तरीके से ये ट्रेवल करेगी। क्लियर? तो ये आपका इस तरीके से जा रही है, ये आपका पहला वेव है और इसका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड कितना है आपका? y1। कितना है? y1। ना देखिए यहाँ पर ये आपका दूसरा वेव है जो सुपर इम्पोज्ड होगी। तो चलिए ये यहाँ पर है इस तरीके से
और ये आपका इस तरीके से जा रही है, और यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, तो y2। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हो रही है। तो अगर ये एक ही डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हो रही है तो एक नया वेव फॉर्म होगा, और ये जो नया वेव फॉर्म होगा इसका एम्पलीट्यूड y1 प्लस y2 के बराबर होगा, और ये आपका हो जाएगा y। क्लियर? तो ये आपको कितना मिलेगा, y। और इसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्लियर? तो ये कहता है कि व्हेन टू लाइट वेव्स आर सुपर इम्पोज, व्हेन टू लाइट वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड, two light waves are superimposed in one direction, then the superposition is called constructive सुपरपोजिशन कहने का मतलब जब दो प्रकाशीय तरंग एक ही दिशा में अध्यारोपित होती है, तो इस प्रकार के अध्यारोहण को संपोषी अध्यारोहण कहते हैं। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्लियर? चलिए, हुआ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। चलिए नाउ हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होगा? तो ये कहता है कि अगर आपका डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होती है। जैसे आप देखें यहां पर, क्लियर? तो फर्स्ट फिगर आपका कंस्ट्रक्टिव का था, और ये सेकेंड फिगर आपका डिस्ट्रक्टिव का। क्लियर? ना देखें, ये पहला लाइट वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड कितना है, y1। ना यहाँ पर देखें कि ये जो आपका वेव है, तो ये वेव आपका इस तरीके से सुपर इम्पोज हो रही है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका कितना है, y2। अब यहाँ पर आप गौर करें तो देखें, एक इस डायरेक्शन में और ये क्या है, ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो देन न्यू वेव इज फॉर्म, एक नया वेव उत्पन्न होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। दोनों के वेक्टर सम के बराबर होने का मतलब इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पर ये एक नया वेव फॉर्म होगा, और अगर जिसके डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये y होगा, और यहाँ पर ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y1 माइनस y2। और अगर कंस्ट्रक्टिव का बात करें तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2,
y1 प्लस y2 लास्ट में आप लिख भी देंगे, जिस तरीके से यहाँ हम लिखे हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव वाले में लिख देंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2। क्लियर? तो इस तरीके से ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन के व्हेन टू लाइट वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड in opposite direction, then the superposition is called destructive superposition। के इसे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहते हैं कि जब दो प्रकाशीय तरंग विपरीत दिशा में अध्यारोपित होती है तो इस प्रकार के अध्यारोहण को अविनाशी अध्यारोहण कहते हैं। चलिए, तो इसे हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहते हैं। और यहाँ पर हमने तो मिटा मिटा के लिख दिया, लेकिन आपको मिटा मिटा के नहीं लिखना, आपको पूरा ही लिखना है। क्लियर? तो चलिए प्लीज आप इसे भी राइट करें। क्लियर? कंप्लीट। तो ये आपने देखा कि सुपरपोजिशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है। ओके, चलिए नाउ हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसे आई से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? ये कहता है किसी भी एरिया से, किसी भी क्षेत्रफल से जितनी लाइट एनर्जी पास करती है उसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। उसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं कि द लाइट एनर्जी पासिंग थ्रू, कि द लाइट एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल से, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? और इसमें आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, तो ये कहता है ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। कहता है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of its amplitude, मतलब प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य के वर्ग कि प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती होता है। कि जैसे अगर आप मान लो कि इंटेंसिटी कितना है I,
तो ये आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए का। और ए यहाँ पर क्या है, ए आपका है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कि वेयर ए को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश का आयाम। क्लियर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग के कहते हैं, तो के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका हो गया इट इज के ए स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है आपका कि वेयर के को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब स्थिरांक है। अब यहाँ से देखें, जब आप दो लाइट वेव के इंटेंसिटी का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कि दिस इज I1 बाय I2। इसे हम लोग ले सकते हैं कि दिस इज, अगर आप मान लो एक का एम्पलीट्यूड A है और दूसरे का एम्पलीट्यूड B है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 बाय I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। क्लियर। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी आप A1 बाय A2 ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। A1 बाय A2 लें, A और B लें, तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर। तो ये आपका हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि द लाइट एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में, कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई इज इक्वल टू के स्क्वायर, के कांस्टेंट है, ए एम्पलीट्यूड है। और जब हम दो वेव का कंपैरिजन करेंगे तो उस स्थिति में ये I1 बाय I2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्लियर। तो आज यहाँ तक पढ़े। अब हम थोड़ा सा आगे के क्लास के बारे में जिक्र करते हैं। तो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जिसको कि नया टॉपिक पढ़ेंगे, और नया टॉपिक कौन सा होगा, तो वो आपका होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसे हम लोग प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं, व्यक्तिकरण कहते हैं। कि जैसे आप देखते होंगे कि जब हम लोग रोड पर चलते हैं बरसात के दिनों, और वहाँ पर कहीं पर अगर डीजल या पेट्रोल या मोबिल गिर जाती है, तो उस जगह आप उसे अगर गौर से देखेंगे तो वो चमकता हुआ प्रतीत होगा, जो लगेगा कि उसमें कई रंगों का मिश्रण है, कई रंगों का मिश्रण है। या आप देखें कि बर्ड्स, पक्षी भी आपको बहुत रंग का दिखाई देता है। इट इज़ ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि जब हम एक लाइट वेव को दो स्लिट से गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करेंगे। नया टॉपिक होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का। तो चलिए तब तक अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़ें, और अपने लिए अगर हम बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।